इस पे कई फिल्म बन जाएंगी। तो मेरे स्टूडेंट सुनेंगे तो वो ये कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया। ये थोड़ा सा ये तो धर्म संकट वाला क्वेश्चन है। हम इस अवस्था में खड़े हैं, अब यहाँ से हमारे पास डाइवर्जन है, हमें कहाँ जाना है, इसके साथ कंपेयर करना चाह रहे। फीवर हुआ है किसी को, आपने तो देना एंटीबायोटिक, हमारे ज्वर में आओ आप जरा। बच्चों की एक हैबिट बताऊं मैं आज के समय में, ये सुनेंगे तो शायद मुझे फिर बोलेंगे भी कि हाँ सच तो बोल रहे हो, लेकिन सच कड़वा भी लगता है। सपोज मेरे पास कोई पेशेंट, मैं किसी का ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ, या तो ये लोग क्या करते हैं या बिना फोटो खींचते हैं कि बुखार होगा गिलोय का काढ़ा। ज्वर में हम फर्स्ट डे से गिलोय का काढ़ा दे ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आप पाँव से स्नान करना शुरू करें। अब आप सीधा सिर पे पानी गिर दे रहे हो, आजकल फुहारे के नीचे नहा रहे हो, सिर डालते हो, सीधा पसीने निकल रहे हैं, सिर में गर्मी हो रही है और सीधा एकदम से उसके नीचे या गर्म तवे पे पानी छोड़ा जाता है ना, सेम तो एक ट्रांसफार्मर है वो, है ना, आप सीधा उसी पे पानी दे मार रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं आयुर्वेद संवाद का पहला एपिसोड और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल गांधी सर। तो थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को आयुर्वेद संवाद के बारे में बता दूं कि हम आयुर्वेद संवाद है क्या और हम इसे चला क्यों रहे हैं। आयुर्वेद संवाद आजकल जैसे कि ट्रेंड में है पॉडकास्ट, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, ये पॉडकास्ट सेम तरीके से चलता था, जो कि सर आयुर्वेद जैसे हमारे उसमें बोलते हैं कि ऋषि लोग जो थे वो क्या करते थे, अपने जो भी शिष्य होते थे उनको समझाने के लिए एक ग्रुप में बैठा के और कुछ डिलीवर करते थे, तो वो भी एक तरह से संवाद होता था, है ना। तो इसी को आजकल पॉडकास्ट बोल रहे हैं और ये ज्यादा फेमस हो रखा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा पुराना नाम रखते हैं जो जिससे कि हमारे आयुर्वेद के बारे में भी थोड़ा पता चलेगा, और इसीलिए हमने आयुर्वेद संवाद ये नाम रखा था। तो जो उत्तराखंड में स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सर कॉलेज में जितने भी पढ़ रहे हैं, वो तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, बट बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर के कॉलेज से हैं, उनको थोड़ा आपके बारे में एक बार बता देते हैं। तो थोड़ा सा सर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। डॉक्टर विशाल गांधी, आप मुझे जानते ही हैं कुछ लोग, और शायद अराउंड मुझे 9 से 10 साल हो गए इस फील्ड में, कोचिंग के फील्ड में। यूजी मेरा भी एक प्राइवेट कॉलेज से रहा है और उसके बाद पीजी जो है वो ऋषिकुल से कुमार भृत्य में रहा है, बाल रोग में। और सिंस 2016 शायद पढ़ाना शुरू किया था विद 1 स्टूडेंट ओनली, एक स्टूडेंट से। टारगेट ये नहीं था कि कोचिंग कराना है, टारगेट तो अपना स्टडी था, बट ये है कि डेस्टिनी जहां ले जाना चाहे। आज ये है कि स्टूडेंट वो लोग जुड़ते गए और कारवां चलता चला गया, तो जैसे जैसे जुड़ते चले गए वैसे वैसे हम लोग भी आगे बढ़ते चले गए। मेरे हिसाब से एक टीचर को बड़ा बनाता है स्टूडेंट, बिल्कुल, और जितने लोग जुड़ते गए स्टूडेंट ऐसे जुड़ते गए कि वो हमसे खुद ही करवाते गए। शायद हमने वो मेहनत खुद के लिए ना करते जो स्टूडेंट्स ने हमसे करा ली। बिल्कुल। तो अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे स्पेशली बोलते हैं, जैसे कोई न्यू कमर, जैसे आपने कहा ना कि बाहर के लोग नहीं जानते हैं, नया कोई बच्चा आता है तो वो यहाँ नियर बाय आएगा, हम उसको लोकेशन भेज रहे हैं तो वो ढूंढ रहा है कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ कोचिंग कहाँ नहीं है। तो वो एंटर करने से पहले एक बात जरूर बोलता है कि बाहर आपने बोर्ड नहीं लगा रखा है, हमें पता नहीं लगा है। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पता नहीं लगा है, क्योंकि हमें कभी नीड नहीं हुई। बिल्कुल, वो स्टूडेंट्स की जो माउथ पब्लिसिटी है वही हमारे लिए इनफ रही है। मेरी इंट्रोडक्शन तो यही है कि वो लोग अदर स्टेट में जाके बताते हैं कि हम यहाँ से कोचिंग करके आए हैं। बिल्कुल, तो उससे बेस्ट इंट्रोडक्शन नहीं रहता है कि मेरे लिए वो फेवरेट है। बिल्कुल ना। अच्छा, और जैसे सर ने अभी बताया भी, तो जब मैं भी अभी सर के पास आ रहा था, मैं भी सर से फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ, है ना। उससे पहले तो सर हमारी फोन पे बात हुई थी, तो सर ने कहीं पे भी पूरे हरिद्वार में कहीं पे भी सर का कोई बैनर नहीं दिखेगा। इनफैक्ट सर के घर के नीचे भी कोई बैनर नहीं है कि यहाँ पे कोचिंग चलता है, कुछ भी नहीं है सर। बस इसीलिए नहीं है कि शायद वो मुझे कभी नीड नहीं हुई, किसी ने पूछा ही नहीं कि हाँ कहाँ है वो। जैसा क्या होता है, जैसे हमने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप बैच ज्वाइन करो, 5 PM आ जाना। अब वो 5 PM आ रहा है, तो जैसे वो चीटियों ट्रेल होता है ना, पीछे पीछे चल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स दिख जाते हैं, आते हुए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे अपना, उन्हीं को आगे पता लगे कि ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ कोचिंग हो रही है। तो सर आज का हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि कई डॉक्टर्स जो होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कई स्टूडेंट ही बोलते हैं कि अगर हम लोग अपने MD या MS की या AIPJET की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग क्लिनिकल में पीछे हो जाएंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हमें एट द एंड जाके टीचिंग ही करनी पड़ेगी, भले हमने MD करी है या MS करी है। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा? मैं आपके क्वेश्चन से मतलब कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ और कहीं ना कहीं डिसएग्री भी करता हूँ कि कहना तो नहीं चाहिए शायद ऑन कैमरा, बट कहने की
मेरे को, मैं बेबाक बोलता हूँ तो मेरी आदत रही जी। है ना, कि जो है सो है। 95% गर्ल्स सिलेक्शन है अच्छा। है ना। पीजी में तो खास तौर पे आपके, यूजी में रेशियो शायद 60-40 रहता होगा, या 50-50 रहता होगा, या 70-30 जो भी रहता होगा, बट पीजी का रेशियो 90-10 तक हो जाता है, जो हम उत्तराखंड में तो देख ही रहे हैं बिल्कुल। ऑलमोस्ट, है ना। हरियाणा में मेरे को पता है, यूपी में, नॉर्थ का तो अपना लगभग यही हाल है ऑलमोस्ट सब जगह। तो जब आप खुद सोच के देखिए वो 90, अब क्या होता है, गर्ल्स का थोड़ा सा स्टेबल लाइफ नहीं चलती है। अब उन्हें ये है कि यार शादी के बाद कहीं और शिफ्ट होना है, उनके दिमाग में नहीं चलता हमारे लिए जॉब प्रेफरेंस ज्यादा सही है, जॉब को प्रेफरेंस दें हम। बिल्कुल। वो, अब मेल कैंडिडेट में आप हमेशा देखना, मेल कैंडिडेट आप कह रहे हो ना जो क्लिनिकल वीक रहता है, मेल कैंडिडेट का क्या रहेगा, वो क्लिनिकल हैंड की तरफ ज्यादा जाएंगे। फीमेल जो है वो सब थोड़ा एकेडमिक की तरफ जाएंगी। वो पहले से अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी बना के बैठे हैं कि हमें तो बस पीजी निकल गया है ना, एक बेसिक हो गया हमारे पास कि हमें 60-70-80 हजार का स्टाइपेंड आ रहा है, अब इतने की हमें आगे जॉब मिल जाए, देन थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होता रहे, बस इतना ही। बिल्कुल। एक वो जो, जैसे आप कह सकते हो कि एलोपैथ वालों की एक सोच है, या मतलब अपना सेटअप डालना है या अपना वो करना है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। और उसका रीजन सिर्फ यही है कि आपका एक्सपोजर अच्छा नहीं हुआ है, पीजी में एक्सपोजर अच्छा नहीं हुआ है ना। यूजी के टाइम पे आपने सही से, मतलब यूजी में वो चीजों को बेसिक बनाया नहीं, पीजी में फिर वो हेजिटेशन में रह गई कि अब हम उसको एक्सप्लोर कैसे करें। जब आपके पास बेस ही नहीं था तो एक्सप्लोर किसे करेंगे, है ना। तो वो एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वहां पर पीजी स्टूडेंट्स को, और जो बीएमएस है, प्लेन बीएमएस है, अब उनका क्या रह जाता है कि वो लोग क्या करते हैं कि सीधा पीजी की तैयारी को स्किप कर देते हैं, स्टेप को, सीधा चले गए क्लिनिकल सीखने, है ना। अब उन्होंने क्लिनिकल सीख लिया है, मैं कह रहा हूँ ओटी तक सिखाते हैं, हमारे साथ के भी थे, ओटी तक पहुंच गए, वो टेक्नीशियन बन गए, सब हो गया, असिस्ट कर रहे हैं, ऑपरेट सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर वापिस आके अब आयुर्वेदा में क्लिनिकल नहीं सीख रहे हैं। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो आयुर्वेदा का। बिल्कुल। आप आयुर्वेदा में तो क्लिनिकल सीख ही नहीं रहे हो ना बिफोर पीजी ना आफ्टर पीजी, है ना। फिर आप ये कहते हो कि यार आयुर्वेदा ऐसे क्यों वैसे क्यों, सबसे मेन रीजन ये है। तो मुझे लगता है कि इन शॉर्ट अगर मैं ये कहना चाहूं कि अगर पीजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक उनका जो भाव जाता है हमारा कि हम एकेडमी में चले जाएं, वो जॉब में चले जाएं, तो मेन कारण ये रहता है कि 90% गर्ल्स स्टूडेंट्स के कारण वो, मैं इसलिए बॉयज को कहता हूँ, मेल कैंडिडेट को मैं बड़ा प्रेफर करता हूँ कोचिंग में कि यार आप लोग करो ना, क्यों नहीं करते हो आप लोग। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो बड़े आराम से निकल सकता है, पर उनका पहले से क्लिनिकल में चला जाता है, वो इसको स्किप कर देते हैं। गर्ल्स का पहले से वो रहता है तो उनको शायद इस चीज का बेनिफिट मिलता है। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, वेरी करता है अपना। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फोकस ये है हमें पीजी निकालना है और हमारे नाम के आगे एमडी निकलना लगना चाहिए, और हमें अच्छा सा एक्सपोजर सीखना है आयुर्वेदा का अच्छी जगह, और फिर हमें अपना सेटअप डालना है या एनहांस करना है। मान लो ऑलरेडी सेटअप है फैमिली में कुछ भी, तो उसे बढ़ाना है, तो ये जरूर रहता है। तो सर आप लगभग कितने साल से अभी कोचिंग करा रहे हैं? अराउंड 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं, शायद 10th ईयर ये चल रहा है लगभग। अच्छा, ठीक है। तो सर आपके अभी तक के उसमें कोई अपने स्टूडेंट की बेस्ट सक्सेस स्टोरी आप सुनाना चाहें स्टूडेंट? ये टफ क्वेश्चन है, टफ इसलिए क्योंकि इस पे कई फिल्म बन जाएंगी, खाली पॉडकास्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का तो नाम ही, मतलब स्टूडेंट्स इतने हैं, हर बैच में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो हमें शॉक्ड कर देते हैं कि यार क्या रिजल्ट था, मतलब उस हर एक की जर्नी अपनी अपनी, हर साल कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। अच्छा। फिर भी ऐसे, मतलब एक का तो मैं फिर भी नहीं कहूंगा, फिर भी मेरे मुंह से 2-4 तो पक्का निकलेंगे वो मतलब है तो पूरी लाइन किसका नाम लें या किसका ना लें। और शायद ऐसा भी हो सकता है अगर इसको पॉडकास्ट को मेरे स्टूडेंट सुनेंगे तो वो ये कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, है ना। तो ऐसा भी है, स्टूडेंट काफी अच्छे रहे हैं हमारे पास शुरू से। जैसे मेरे ही हरियाणा से, मेरे ही कॉलेज से, चौधरी देवीलाल से, प्राइवेट कॉलेज से यूजी किया हुआ, जैसे आप कह रहे थे ना प्राइवेट कॉलेज से बच्चे नहीं, सृष्टि कालड़ा करके थी, 14 बैच यूजी था उनका, और ऑल इंडिया 8th रैंक, ऑल इंडिया जनरल रैंक जो 8th रैंक थी उनकी, और ऑल इंडिया रैंक 8th होने के बाद उन्होंने अय्या से आई थिंक काय चिकित्सा में पीजी किए। अभी रिसेंटली उन्होंने 2 जगह पे, एनआईए में भी और अय्या में भी, दोनों जगह पीएचडी क्रैक की है। अच्छा। अभी जस्ट पीएचडी कर रहे हैं वहां से, अय्या से। ऐसे आपके उत्तराखंड से शायद 12 बैच की रही होंगी मेघा नोटियाल, उन्होंने सीबी पैक, अच्छा उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो एक्यूरेसी के मामले में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कभी भी, अभी तक मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा है जैसी वो मेघा नोटियाल करके देखा है उनको।
उनके जैसा एक, मतलब अगर उन्होंने 75 अटेम्प्ट किया, उस टाइम 100 क्वेश्चन आते होते थे पीजी में जब उनका एग्जाम था 12 बैच का, तो आयुष कंडक्ट कराता था, तो 100 में से वही 1 मार्क का क्वेश्चन रहता था, 0.25 जो था नेगेटिव था। अगर उन्होंने 75 अटेम्प्ट करके आए वो, और 75 करेक्ट है। और सेम कोचिंग में भी ऐसा ही रहता था टेस्ट में उनका। मैंने ऐसी एक्यूरेसी नहीं देखी किसी की आज तक। कंप्लीट करेक्ट है। कंप्लीट करेक्ट। और यूपी का आई थिंक 2022 का एमओ एग्जाम हुआ था, तो ऑल इंडिया फर्स्ट कैंडिडेट थी, ऑल इंडिया फर्स्ट कैंडिडेट इसको कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के करेक्टर हैं। अच्छा, मैं अभी आपसे कहता मेल कम पढ़ते हैं ना, मैं आपको मेल का एग्जांपल बताता हूँ। हिमांशु शर्मा अपने यहीं से हैं, 14 बैच गुरुकुल से हैं। अच्छा। यूजी हैं, और एनआईए से उन्होंने कुमार वृत्ति में पीजी किया है। अभी रिसेंटली, ये मुझे नहीं मालूम पोस्टिंग कहाँ है, लेकिन अभी उनका एमओ में है उत्तराखंड के उसमें। और मतलब टारगेट हमेशा उनका ये रहता है कि कब यूपीएससी आ रहा है हम उसको क्रैक करें, कब किसको क्या निकाले। अभी रिसेंटली जो यूपीएससी था, टोटल 40 सीटें थी उसमें, 40 सीटें थी। 40 सीटों में 4 सीटें सिर्फ हमारी कोचिंग से निकले थे, 4 कैंडिडेट जो थे, मतलब 4 कैंडिडेट जिन्होंने क्रैक किया है। तो हमें एक सीट निकलना क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। वो 4 लोग क्रैक कर रहे हैं, और 4 में से 2 लोग ऐसे क्रैक कर रहे हैं रिटर्न एग्जाम जो अभी जस्ट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक लगता है कि हाँ, बच्चों में अपने आप जज्बा बहुत है, बहुत मेहनत। मेरे पास जब कॉल आता है ना किसी स्टूडेंट का कि सर थैंक यू सो मच आपने कराया, तो मेरे अंदर से दूसरा थैंक यू निकलता है कि नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने किया, कि इतना आप कर रहे हो तो आप जहां बताते हो हमारा भी तो नाम आपके साथ चलता है। वो एक म्यूचुअल है स्टूडेंट और टीचर का, आई थिंक। तो वैसा रहता है, मतलब एक लिस्ट है पूरे स्टूडेंट्स की कि जिसने हर एक बैच में, मतलब ऐसे आपको कहीं ना मिलेंगे। प्राइवेट की अगर बात करूं मैं उत्तराखंड में, तो हिमालयन से है, श्वेता करके हैं स्टूडेंट, उन्होंने अय्या क्रैक किया है, उन्होंने अय्या में कुमार वृत्ति उठाया है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी मतलब बहुत अच्छी जर्नी रही है। रिसेंटली जो बच्चे थे 17 बैच के, 16 बैच के, 15 बैच के, मीनाक्षी पनेरू मैं कहूंगा कि ऋषिकुल से हैं, आज वो एनआईए से, मतलब बहुत सारे नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है। किसी एक स्टूडेंट का मुझे पता है कि कोई ना कोई जरूर मुझे बोलेगा कि अरे बॉस आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो होता है ये थोड़ा सा, ये तो धर्म संकट वाला क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो अच्छा है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कई बार क्या होता है, जैसे हमारा आयुर्वेद है, बेस बहुत स्ट्रांग है ना, हम सबको पता है कि दिनचर्या फॉलो करना है, ऋतुचर्या फॉलो करना है, सारी चीजें पता है। फिर भी कई लोग कई बार आजकल भी इलाज कराने से डरते हैं कि आयुर्वेदा बहुत स्लो है, बहुत देर में काम करेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हमेशा चलता रहता है कि आयुर्वेद स्लो है। मैं तो ये कहूंगा यार, सबसे पहले तो ना आप आयुर्वेदा को ना कंपेयर करना छोड़ दो। देखो, कंपैरिजन उसका होता है जो बराबर का हो। कोई जिसके कोई बराबर ही नहीं है, तो आप उसके साथ किसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हो आप? मुझे तो कंपैरिजन करना सबसे बेकार लगता है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंपेयर हमेशा ना, वही कहते हैं ना कि तुलना, बड़ा व्यक्ति ना अपना काम करता रहता है, ये छोटा व्यक्ति तुलना में लगा रहता है। आप क्यों कर रहे हो कंपैरिजन? हमें करना ही नहीं है उनके साथ। मेन टारगेट क्या है? पेशेंट ठीक होना चाहिए। उनका गोल क्या है? पेशेंट ठीक। हमारा गोल क्या है? पेशेंट ठीक होना। होम्योपैथी हो यूनानी हो, आप पेशेंट पे काम करो ना। कंपेयर करना ही छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ आयुर्वेद ऐसा है, अंडररेटेड है, स्लो है, काम नहीं हो। थोड़ा आज का समय कैसा है? अच्छा, आप क्या कहते हो? प्राचीन सभ्यता चल रही है? नहीं चल रही है ना। आज का वेस्टर्न कल्चर सब कुछ आ गया है। आपने वेस्टर्न पहन रखा है, मैंने वेस्टर्न पहन रखा है, हम लोग चाइनीज खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, घर घर में सब चीजें चल रही हैं, है ना। चाहे वो आप अच्छे से अच्छे, आजकल तो अच्छे से अच्छे वो ज्ञानी लोग भी हैं जो अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया आप पुरुष भी हैं, वो भी वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो जब आप इतना वेस्टर्न अपना रहे हो, और जो आप एलोपैथ जिसको आप कंपेयर कर रहे हो आयुर्वेद के साथ, और ये कह रहे हो कि उसके कंपैरिजन में स्लो है। अब स्लो क्या है? मतलब मेरे को तो ये लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलोपैथ जो है वो बहुत नई चीज है हमारे आयुर्वेद के कंपैरिजन में। अब उनका कहना तो है कि हम लोग एलोपैथ वाले जो वेस्टर्न है, उनका कहना है कि हम लोग होमोसेपियंस और वो एप एंसेस्टर रहे हैं हमारे, हम बंदरों से बने हैं। वो तो यही कहते हैं हमारे पूर्वज जो हैं बंदर हैं, मतलब हमारे कभी पिता के पिता के पिता पितर जो थे वो कभी वानर रहे होंगे, पूंछ होगी उनकी। आपने वो एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी है ना, वो सबने पढ़ी होगी, है ना।
अब अगर हम अपने आयुर्वेदा, अपने शास्त्र, अपनी स्मृतियों, अपने ग्रंथों, अपने उसकी बात करें संहिताओं की, तो हमारे यहाँ मनुस्मृति क्या कहते हैं कि सबसे पहला जो पुरुष हुआ, जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला पुरुष उत्पन्न किया, वो मनु थे। उनकी पत्नी थी शतरूपा। उन दोनों की आगे 5 संतानें हुई, आगे सृष्टि की उत्पत्ति। मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग ऋषियों की संतान है, ये कहते हैं कि हम बंदर हैं। तो मैं तो यही सोच जाता हूँ कि मुझे नहीं, वहां मैं फॉलो नहीं कर सकता। और रही बात कि हाँ, लोग सोचते हैं कि स्लो है, स्लो आप कह सकते हैं कि हाँ स्लो जो लोग कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एक वो कहते हैं ना कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। भाई आपके यहाँ तो क्या है, आपके यहाँ फीवर हुआ है किसी को, आपने तो देना है एंटीबायोटिक, है ना। छोटे को सिरप दे देना है, ड्रॉप दे देना है, उससे बड़े को सिरप दे देना है, उससे बड़े को फिर गोली आधी तोड़ के दे देनी है, फिर पूरी दे देनी। आपका तो ये हो गया है ना। हमारे ज्वर में आओ आप जरा ना, आप पहले तो प्रकार पढ़ो कितने हैं। पहले तो दोष अनुसार 7 प्रकार का, आगंतुज है 8वां प्रकार का, फिर आगंतुज के 4 भेद हैं, फिर धातु भेद से अलग 7 प्रकार का है, फिर पता नहीं कितने प्रकार का है, विधि भेद से 2-2 प्रकार की अलग है। आप पहले तो ज्वर देखो कितने प्रकार। आपका तो फीवर है, बिल्कुल पायरेक्सिया, बस, है ना। आप हमारे उसमें उतरो तो सही। हमारे यहाँ पता नहीं, अगर आप क्वाथ देखने लगोगे तो पता नहीं कितने क्वाथ हैं। आपको पता है जो लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद स्लो है या आयुर्वेद में रिजल्ट नहीं मिलता है, बच्चों की एक हैबिट बताऊं मैं आज के समय में, ये सुनेंगे तो शायद मुझे फिर बोलेंगे भी कि हाँ सच तो बोल रहे, लेकिन सच कड़वा भी लगता है। बहुत कड़वा लगेगा इनको जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, सपोज मेरे पास कोई पेशेंट, मैं किसी का ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ या बोल दे रहा हूँ उसको कि आप ये खाना, कोई बच्चा स्टूडेंट बीमार है, सपोज किसी को कफ है, किसी को आर्द्र खांसी है या शुष्क खांसी है, कुछ भी है, उसको बोल के आप ये लेना वो लेना। तो ये लोग क्या करते हैं, या लिखा है किसी पर्चे पे, या मैंने इनको देखा ओपीडी में ना, फोटो खींचते हैं कि ये ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट की फोटो खींच लेते हैं। बस यही आयुर्वेद खत्म हो गया। अगर आप ये फोटो आप एलोपैथ में खींच सकते हो, ये आयुर्वेदा में अगर आप किसी के, ये कोई आयुर्वेद को नुस्खा थोड़ी ना है, कोई देसी दवाखाना थोड़ी ना है कि एक दवाई सब। भाई आपके पास एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जो लोग थोड़ा सा आयुर्वेद से टच वाले होंगे वो शायद समझ पाएंगे इसको, शायद लेमन को थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आम भाषा में समझाने की। ज्वर हमारे पास है ना। ज्वर के लिए कहा गया कि वो स्टार्टिंग में आमद ज्वर होता है, बाद में दोष का पाक हो जाता है तो पच्चेमान ज्वर हो जाता है। ठीक, अब सबको पता है कि भाई बुखार होगा, वो लेमन को भी पता है कि बुखार होगा गिलोय का काढ़ा, बिल्कुल घर घर पता है, मम्मियों को पता है, बूढ़ियों औरतों को पता है, वृद्धों को, सबको पता है ना। आपने गिलोय का काढ़ा तो यूज करा लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि गिलोय का काढ़ा देना कब है। ज्वर में हम फर्स्ट डे से गिलोय का काढ़ा दे ही नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग तो, अगर चरक चिकित्सा चले ना। मैं फिर कह रहा हूं कि युक्ति बहुत कुछ है आयुर्वेद में, आप पहले दिन भी वो युक्ति पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मेन रीजन है, जो उन्होंने अप्लाइड जो लिखा हुआ है, जो उनका सिद्धांतिक चरक चिकित्सा का, वो ये कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में आमद ज्वर है, और जब वो पच्चेमान होगा, दोषों का पाचन हो जाएगा। ज्वर में पहले 6 दिन तक यवागु प्रयोग कराने को कहा है। अच्छा, पहली चिकित्सा ज्वर में बताइए लंघन, कि लंघन के बाद आप लंघन कराते जाएं और 6 दिन तक उसको केवल यवागु पे रखना है ना। यवागु आम लोगों के लिए, आप उनकी भाषा में बता देता हूँ, आप चावल का बानी टाइप पतला, वो समझे आप थोड़ा, है ना। तो मतलब ये कि 6 दिन तक आपको यवागु देनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट आप कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं, बस कषाय रस नहीं होना चाहिए। कषाय यानी क्वाथ होना चाहिए, क्वाथ कल्पना दे सकते हैं, कषाय रस का प्रयोग वर्जित है। तो वो क्वाथ ही उन्होंने बोला है कि 6 दिन के बाद ना देन आपको काढ़े का प्रयोग करना है, और उसमें भी उन्होंने कंडीशन रखी है कि कौन सा काढ़ा प्रयोग कराना है, पाचन या संशमन। अगर 6 दिन के बाद दोषों का पाचन हो गया, वो आमद ज्वर निराम में कन्वर्ट होता दिख रहा है आपको, निराम के लक्षण आ रहे हैं, देन आप उसको संशमन काढ़ा दे सकते हैं। अदरवाइज तो स्टिल आपको पाचन देना है। पाचन के लिए मतलब चित्रक दें, पंचकोल दें, जो भी दें, कुछ भी दें, लेकिन अगर वो पाचन हुआ ही नहीं है, वो अभी तक उसी अवस्था में है, आमज में है, तो भी आप गिलोय दे ही नहीं सकते। आप संशमन, संशमनी वटी बनाते हैं हम गुड़ुची से, तो संशमन क्वाथ आप दे ही नहीं सकते अभी। मतलब अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे और फिर आप आयुर्वेद का कसूर निकालोगे कि यार आयुर्वेद अंडररेटेड है, आयुर्वेद में रिजल्ट नहीं मिलते, कहां से मिलेगा रिजल्ट? सही बात है ना। तो आपको सही समय पे सही युक्ति लगानी है, और युक्ति आपको तभी आएगी जब आप आयुर्वेद को सिर्फ ये फोटोएं खींचना छोड़ दोगे ना कि इसने ये वाला चूर्ण लिखा। अब कोई तो लिख रहा है ज्वर में त्रिभुवन कीर्ति रस, है ना, कोई लिख रहा है ज्वर में आनंद भैरव रस, कोई लिख रहा है गुड़ुची का क्वाथ वगैरह, कोई लिख रहा है पटोल आदि क्वाथ,
है ना। आप क्या क्या चीजें फोटो में खींचते रहोगे, क्योंकि लिखने वाला तो समझदार होगा भाई, वो तो पेशेंट को देख रहा है ना। उसको तो पता है कि पुरुषम वीक्षे, प्रत्येक पुरुष को देखकर औषधि देनी है, सबको एक जैसी नहीं देनी है। तो ये बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए, फोटो खींचना छोड़ दें, आयुर्वेद अपने आप ऊपर चला जाएगा। फोटो खींचना बंद कर दो सबके साथ, बस मेन बेसिक ये है, तो अपने आप सीख जाएंगे। बिल्कुल, मतलब अच्छे से एक बार अपना पढ़ लो, सारी चीजें बेसिक क्लियर कर, उसके बाद ये बेसिक क्लियर कर ले। संहिताएं बहुत जरूरी है, बेस बहुत जरूरी है। हमें सोचना चाहिए ना कि हमारे पास ये फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में या थर्ड प्रॉफ में जो भी चल रहा है, मतलब चरक सुश्रुत क्यों रखा गया होगा। करने को तो आपको भेषज रत्नावली सीधा योग रटा सकते थे, कोई योग रत्नाकर, वंश संहिता, ये वो कुछ सोच के रखा गया होगा ना कि यार ये जरूरी है। बिल्कुल, ये आपका जो बेस चरक संहिता इतनी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप में बेस है हर चीज, कुछ शायद उसको समझना जरूरी है मेरे हिसाब में। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, मेनली सर ज्यादातर जो अभी हमें देखेंगे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में जब था सर, तो कॉलेज में आने के बाद कुछ भी पता नहीं था, जीरो, ना कुछ पता चलता है बच्चे को कि आगे करना क्या है। बस ये ज्यादातर बच्चों का रहता है फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर जाना है, अपना फाइनल करना है, उसके बाद इंटर्नशिप में देखेंगे कि क्या करना है। और उस कारण से ही मेरे ख्याल से सर ज्यादातर इस उत्तराखंड में जो स्टूडेंट है वो पीछे होते जा रहे हैं। पीछे मतलब अगर आप ये कहें, मेरे हिसाब में ना ग्रोथ रुक गई है। पीछे आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तो उस टाइम पे मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत लोग जो है नेशनल उठाते थे, कि मतलब यहाँ से हर बैच से 2-2, 4-4 लोग जा रहे हैं, या टोटल काउंटिंग में मतलब 20-20, 30-30 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो अब जाते हैं नेशनल में, चाहे वो मेरी कोचिंग से है, चाहे वो कहीं से भी है, चाहे वो सेल्फ तैयारी जो भी कर रहे हो। लेकिन अब ऐसा है कि उत्तराखंड के बच्चे बीएचयू में भी मिलेंगे आपको, हमारी कोचिंग से ही मिलेंगे, हर साल आपको बीएचयू भी मिलेगा, आपको अय्या भी मिलेगा, एनआईए भी मिलेगा, जामनगर भी मिलेगा, हर तरह से जनरल में भी मिलेंगे और कैटेगरी में भी मिलेंगे, हर तरह से मिलेंगे। लेकिन स्टिल उसके बाद अगर हम ये सोचें कि जो उनका तैयारी करने का जो समय होता है ना कोचिंग का, मेरे हिसाब में आज के समय में जैसे फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट है तो उसको शायद अभी फर्स्ट ईयर में अगर वो सोचे मैं तैयारी करना शुरू कर दूं, कोचिंग ले लूं, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। क्योंकि कॉलेज में बेसिक टीचर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट प्रोफ में इतना कोई जरूरत पड़े उनको, क्योंकि एना है आपके पास या फिजियो है, थोड़ा सा +2 बेस बना हुआ रहता है, तैयारी हर कोई किए होता है नीट की, तो मतलब वो वहां तक वो टैकल हो जाता है, बिल्कुल, है ना। तो वो आयुर्वेद भी थोड़ा धीरे धीरे समझना शुरू हो जाता है। सेकंड प्रोफ से आई थिंक मुझे लगता है कि तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जो आज का कंपटीशन है। बिल्कुल, इससे क्या बेनिफिट होता है कि मान लो अगर आपने सेकंड प्रोफ में ज्वाइन किया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपने सेकंड प्रोफ में ज्वाइन किया ना, तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप पहले सेकंड प्रोफ की सब्जेक्ट कंप्लीट करो, उनको रिपीटेशन में रखो, साथ में आपको समर वेकेशन मिलता है, विंटर वेकेशन मिलता है। आप सोचो ना, 1 महीने की जून की छुट्टी होती है, बिल्कुल, है ना। मैंने तो यहाँ ऋषिकुल में माहौल देखा है, दूसरे कॉलेजेस, पतंजलि, ये वो जितना बच्चा आता है यहाँ पे, उन सब कॉलेजेस में वो लोग क्या करते हैं, 1 जून से छुट्टी है तो वो पहले से डिसाइड कर लेंगे हम 20 तारीख से जा रहे हैं, 20 मई से जा रहे हैं, अच्छा, है ना। अपना वो आप मास बंक कह लो या जो भी कह लो, 20 मई से छुट्टी शुरू हुई, आएंगे 10 जुलाई को, छुट्टी दी 1 महीने की, बना दी 1.5-2 महीने की, है ना। अब आप वो 1.5 महीने का कम से कम एटलीस्ट ये टारगेट तो लेके चलो ना कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें याद करना ही नहीं है कुछ भी, हमें सिर्फ कम से कम अपनी संहिता को मार्क करना है। ये समझ लो कि पढ़ना कैसे होता है, बिल्कुल, है ना, कि हमें श्लोक ही श्लोक रटने हैं, कि हमें श्लोकांश से काम चलेगा। आप प्रॉपर श्लोक कितने याद रख लोगे, नहीं रख पाओगे, अभी वो लेवल नहीं है। लेवल आएगा आपका तो आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, जब जिस समय पर लेवल हो। लेकिन अभी आपका थोड़ा सा एक छोटा लेवल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप श्लोकों को तोड़ना समझें, यहां से ब्रेक होता है, शब्दों का अर्थ समझें, है ना। जैसे सपोज शब्द आते हैं, बीच बीच में एक शब्द आता है, जैसे आप कहते हो दोष दुष्य निदाना नाम विपरीतम हितम ध्रुवम, एक चरक चिकित्सा का एक श्लोक रहता है कि दोष दुष्य निदान इनके विपरीत ही, हितम मतलब चिकित्सा है या हितकारी है, ध्रुवम मतलब निश्चित है। अब वो ध्रुवम शब्द पता होना जरूरी है। एक टर्म आती है जैसे सपोज कि चरक में कि कृत्सनम लोको बुद्धिमताम आचार्य, अब वो कृत्सन क्या है, कृत्सन शब्द का मतलब है संपूर्ण, लोक मतलब जगत, कि ये संपूर्ण जगत जो है बुद्धिमता मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए आचार्य की तरह है। आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आपने इंग्लिश सीखी है ना, आपने वोकैबुलरी अच्छी की ना आपने, बिल्कुल, आपने ये देखा ना कि हाँ पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट का पर मतलब क्या होता है, किसी चीज का कोई अर्थ क्या होता है,
वो तो बेसिक तो सीखा ही, बैट क्या है, बॉल क्या है, काउ क्या है, ये सब आपने सीखा, बिल्कुल है ना। वो ठीक है, वो एज बहुत छोटी थी, सिखाने वाले थे तो सब पेरेंट्स भी थे, रिश्तेदार भी थे, टीचर भी थे, स्कूल वाले भी थे, बिल्कुल है ना। आज सिर्फ एक कोचिंग वाला रह गया है या यूजी वाला टीचर रह गया सिखाने के लिए, बिल्कुल है ना। तो वो वहां पर डिपेंड हो गया। लेकिन जब आप आयुर्वेद की शब्दावली सीख लेंगे ना, और आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा अगर बेस बना लिया है और सेकंड क्रॉप से कोचिंग शुरू कर दी है, तो आपके पास जब आप इंटर्न में आते हो ना, वो समस्या नहीं रहती कि अब हम करें क्या, करेक्ट है। अब हम काम सीखें या अब हम तैयारी करें। आप काम के साथ फिर तैयारी को साथ साथ चला सकते हो आप, है ना। कि आप इंटर्न भी कर रहे हो, आपने बेस अपना बना रखा है, ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट आपका पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सिर्फ उसको बार बार रिपीटिशन में रिवाइज करना है। आप जितने रैप्स लेंगे उतना अच्छा होता चला जाएगा। तो हमारे हिसाब से शायद ये जरूरी है, जो आज का युवा है या आयुर्वेद में जो अब अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना टारगेट बनाएं, सेकंड क्रॉप से अपना प्रिपरेशन शुरू करें। उनका टारगेट ये होना चाहिए कि फाइनल ईयर तक उनका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, इंटर्न से पहले पहले, इवन रिपीट होना चाहिए। कंप्लीट तो क्या, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, रिपीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फाइनल ईयर के बाद आप कुछ ना करें, फाइनल ईयर के बाद आप अपना इंटर्न में आ रहे हैं, इंटर्न में आप अपना थोड़ा आयुर्वेदा पे अपना वो ध्यान दें, और एलोपैथ का भी आपको बेसिक तो वो भी सीखना ही चाहिए। ये नहीं कि हमारी पैथी नहीं है तो हम उसे छोड़ दें, बिल्कुल वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो बेस्ट टाइम मेरे ख्याल से सेकंड प्रोफेशन। अच्छा सर, कई बार जैसे मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो आपके उसमें कभी ऐसा हुआ है कि एवरेज स्टूडेंट आया हो और उसने प्रिपरेशन की हो आपके साथ और अच्छा कॉलेज भी निकाला हो, पीजी अच्छे से करा हो, एमओ का क्लियर करा हो, या सारे टॉपर ही रहते हैं? नहीं रहते हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ये कि रहते हैं, मतलब टॉपर भी कोचिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं वही वेरी करता है सब, है ना। जो मैं कह रहा हूँ वो एज इट इज सही नहीं है कि सब पे अप्लाई नहीं होता है ना। लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है कि एवरेज स्टूडेंट के प्रति दिमाग में क्या होता है, इन्होंने मुझे थाली दी है, थाली के अंदर 4 रोटी, इतना चावल, इतना दही, ये दिया है, बस मुझे ये खाना है। और जो थोड़ा सा टॉपर होता है, कई बार ना उनका थोड़ा सा माइंड सेटअप सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि यूजी और पीजी दोनों अलग अलग चीज है। बिल्कुल। यूजी में आपके प्रेजेंटेशंस के भी मार्क्स होते हैं कि आपने कैसा पेपर कैसे लिखा है, आपने क्या श्लोक कितना डाला है, आपने क्या स्टार्ट कहाँ से किया है, एंड कैसे किया है। तो और टीचर जो चेक कर रहा है उसको चेक करने में क्या अच्छा लग रहा है, आपने पॉइंट्स अच्छे बनाए, जो मतलब प्रेजेंटेशन एक मैटर करता है। पीजी में ऐसा कुछ नहीं, आपको सटीक वन वर्ड आंसर आना चाहिए, आपकी नॉलेज एकदम कंफर्म होनी चाहिए। आपसे पूछा गया मूलिनी कितने, तो करेक्ट मूलिनी आने चाहिए। 16 मूलिनी होते हैं, आपसे पूछा फलिनी कितने, तो 19, टोटल कितने, 35। जो क्वेश्चन पूछा है महाकषाय कितने या कषाय कितने, तो सब क्लियर एकदम होना चाहिए। अगर वहां हल्का सा भी डाउट है, तो जैसे प्रकृति पे ऊपर डिपेंड करता है। हम ये कहते हैं कि थोड़ा वातज प्रकृति है, सपोज प्योर, तो वातज प्रकृति वाला क्या है, चंचल है, अस्थिर है थोड़ा। अब वो अपने टाइम पे चाहे प्रेजेंटेशन के कारण टॉपर भी रहा होगा, लेकिन यहाँ पीजी में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ स्थिरता, धैर्य, हर बार पीजी का एग्जाम आता है थोड़ा सा अलग पैटर्न आ जाता है। अब स्टूडेंट क्या सोचता है, देखते ही ओहो ये तो अलग पैटर्न हो गया, अब ये मेरे से तो क्रैक नहीं होगा, मैंने तो इतनी तैयारी की थी, मेरे पास इतने क्वेश्चन नॉन नहीं आए हैं। ये चीज भूल जाता है कि सेम पेपर सबके लिए है, सबके लिए, बिल्कुल आपके अकेले लिए थोड़ी ना है वो पेपर, वो सबके लिए है। तो ऐसे एवरेज, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे पास तो बहुत से एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, और मैंने जिनके नाम भी लिए हैं, जैसे मान लो हिमांशु हैं, वो लोग फर्स्ट टॉपर नहीं रहे होंगे, सेकंड रहे होंगे, थर्ड रहे होंगे, या कभी रहे भी होंगे बीच बीच में, क्योंकि सबकी यूजी की जर्नी मैं कंप्लीट तरीके से नहीं जानता हूँ, क्योंकि कम इंट्रोडक्शन होता है यूजी के बारे में। हम लोग सीधा पीजी पे शुरू होते हैं और बस तैयारी करो आप, हमारा मेन काम वो होता है कि आप वहां से वो कराए। थोड़ा सा स्टूडेंट को मैं ये जरूर कहता हूँ, जब आपको यूजी का एग्जाम क्रैक करना है ना, आप यूजी टीचर को प्रॉपर फॉलो करो। जब आपको पीजी की प्रिपरेशन करनी है, आप जहां पीजी कर रहे हो, आप अपने मेंटर को फॉलो करो। आपका सिलेक्शन हो जाए, आप पीजी में चले गए, जो आपको गाइड मिला आप उनको फॉलो करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, सब मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। वो हमारे टाइम पे हमसे तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप यूजी वाले टीचर को उस समय फॉलो कर रहे हो तो वो गड़बड़ होगा। अब आप पीजी करने चले गए, आप गाइड आपको कोई मिला हुआ है, वो आपको सिखा रहा है कि आपका टॉपिक, आप उस समय हमारी थोड़ी ना सुनोगे, आपको उन गाइड की सुननी चाहिए, बिल्कुल मेरे ओपिनियन में, मेरे को ये लगता है। तो एक क्लियर कट मैसेज है स्टूडेंट्स को कि आप समय अनुसार आप देखें कि आप छोटे थे तो आप स्कूल में थे, आप स्कूल वाले टीचर को फॉलो करते थे, आज यूजी में आए तो स्कूल वाले की बात थोड़ी ना सुनेंगे आप, है ना। तो सेम है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कट मैसेज है। समय के अनुसार आप अपने गोल सेट करें, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कौन अचीव करा सकता है, आप उसकी तरफ अग्रसर हो। ठीक है, बिल्कुल।
तो सर को जितने भी सुन रहे हैं एक बार अच्छे से आप लोग भी फॉलो करो। और अगर आप लोगों को सर से कोई भी काम होता है या आपको कोचिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, पीजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो मैं सर की सारी डिटेल्स एक बार नीचे डाल दूंगा। आप एक बार सर से जो भी बच्चों को सर पूछना हो अगर पीजी से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हमारा खुद बच्चों से रहता है कि आप कोचिंग करो ना करो, आपको कभी ये जरूर जानना हो कि यार हम इस अवस्था में खड़े हैं, अब यहाँ से हमारे पास डाइवर्जन है, हमें कहाँ जाना है। बिल्कुल, है ना। तो जो हमें लगेगा आपके लिए कि बेस्ट सुटेड क्या है, हम जरूर गाइड करेंगे। उससे ये मैटर नहीं करता है, स्टूडेंट ही है, वो हमसे पढ़ रहा है किससे पढ़ रहा है मैटर नहीं करता है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनी टाइम कोई भी कैसे भी किसी भी समस्या के लिए कॉल कर सकता है। ठीक। एक बच्चों का और डाउट रहता है कि क्या AIPJET या फिर MO का एग्जाम हो गया या UPSC का एग्जाम हो गया, सबका सिलेबस एक है या हमें अलग अलग करके तैयारी करनी पड़ेगी? क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे, क्या करते? सिलेबस ऑलमोस्ट अगर आप बेसिक देखेंगे तो सेम है। बेसिक मतलब हमारा मेन बेस क्या है, संहिता। बिल्कुल, है ना। तो संहिताएं अगर आप देख लेंगे तो वो सेम है, और जो चरक सुश्रुत बेस रहता है वो हर जगह रहता है। आप अभी रिसेंटली 2024 UPSC का एग्जाम हुआ है, 150 क्वेश्चन थे, है ना। आप उसमें अगर इवेल्युएट करके देखेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से शायद 80+ क्वेश्चन जो है वो बेसिक आयुर्वेदा है। 75 to 80 क्वेश्चन, है ना, यानी 50-60% बेसिक आयुर्वेदा है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा डेप्थ में पूछा हुआ है कि जैसे आजकल का ट्रेंड है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछना, थोड़ा रीजनिंग असर्शन टाइप पूछना, वो थोड़ा सा उन्होंने उनके लिए चैलेंजेस कर दिया कि हाँ बच्चों को थोड़ा चैलेंज कि आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, कि आपने ढंग से आयुर्वेद को समझा या नहीं समझा है ना। लेकिन अगर आपको MO निकालना है, PG प्रिपरेशन अगर आप करते हैं ना, मेरी रिकमेंडेशन इसलिए रहती है PG के लिए कि अगर आप PG की प्रिपरेशन करते हैं तो आज के टाइम पे अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो जो लेवल PG के एग्जाम की अगर जिसने तैयारी कर ली है तो उसके लिए MO और UPSC का, अगर करंट में उसके पास MO और UPSC का भी ऑप्शन मिल रहा है तो वो इजिली क्रैक कर सकता है। तो उनका एग्जाम जो है, हालांकि MO का जो एग्जाम है वो स्टेट MO का है, वो सब स्टेट का एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है। अब जैसे आपके उत्तराखंड में अभी 2022 में एग्जाम था, तो उसमें प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई थी। पहले सिर्फ MCQ क्वेश्चन थे, प्रॉपर सही आयुर्वेदा पूछा गया था, उसके बाद फिर आपका सीधा इंटरव्यू था। ठीक। हरियाणा में जस्ट अभी पोस्टिंग हुई है, हरियाणा में अभी MO था, तो उसमें हरियाणा में क्या था कि वहां पर पहले स्क्रीनिंग हुई ऐसे ही, प्रॉपर आयुर्वेदा पूछा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने रखा कि ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव एग्जाम था। अच्छा, तो उनका स्टेट का अपना अपना है। उसके बाद उनका इंटरव्यू था, उनके 3 स्टेप थे। शायद हरियाणा वाले को थोड़ा और यूपी में अगर बात करें, वहां क्या होता है कि स्क्रीनिंग है, इंटरव्यू है, लेकिन वहां पे उनका जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है MCQ जो हो रहा है, उसमें वो जीके का भी अच्छा खासा पोर्शन रख देते हैं, 20%, 30%, कुछ इस प्रकार से अपना स्टेट का जो जीके रहता है उनका उसका। तो बस ये बेसिक डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन अगर आपको क्रैक करना है ना, बेस जो मतलब मेन है वो सेम है लगभग। चाहे वो चरक है, चाहे वो सुश्रुत है, चाहे वो वाग्भट है जो हमारी संहिता है, सब तो ऑलमोस्ट सेम सबका सेम। जैसे आप 10 साल की अपनी टीचिंग कराने के बाद अब आपको क्या लगता है आयुर्वेद के ऊपर कि अब कैसा है आयुर्वेद आपके लिए, क्या थिंकिंग है आपकी? और जैसे तो पहले आपके कॉलेज से लेके अब तो आयुर्वेद जब वो समझ आने लगता है तो हमें चीजें बहुत आसान, मतलब वो कहते हैं ना कि आपने कोई भी आरती पढ़ी होगी कभी या कोई चालीसा पढ़ा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि चालीसा रोज रिपीट पढ़ते रहते हैं कि कोई भी जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, वो आपका रोज चल रहा है, आप उसका रोज गुणगान कर रहे हो, करते 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 ऐसा होता है कि वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाता है। कोई जरा सा बोलेगा रेस्ट पार्ट आप बोल दोगे, है ना। तो अब तो आज आयुर्वेदा वो उस पोजीशन पे है कि हाँ ठीक है, वो पढ़ पढ़ के आदत हो गई है कि मतलब आपको मतलब याद करना। मैं पर फिर भी कहता हूँ, मैं भी पीछे भी कह के हटा हूं कि अगर आप ये कहें कि मुझे पूरा आता है तो पूरा किसी को नहीं आता है ना। आज भी हमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और शायद वो लर्निंग ही मेरे ख्याल से बेस्ट एक वो है जो व्यक्ति को बड़ा बनाता है। तो आप जितना सीखते रहेंगे, जितना पढ़ता रहेंगे, रिपीटिशन, जो पढ़ी हुई चीजें आयुर्वेद में, पता नहीं आयुर्वेद में मुझे नहीं लगता एक अजीब वो है कि जितना पढ़ो ना, जब भी पढ़ो वो हर बार उसी पैरे से आपको फिर नया मिल रहा है, फिर आपको लग रहा है यार पता नहीं वो युक्ति बदलती रहती है, क्या है क्या नहीं। मुझे इसलिए लगता है कि ये वो चीज है जिससे आप कभी ना तो बोर हो सकते हो, ना आपको ये लग सकता है कि यार मुझे अब इसमें क्या ही पढ़ना, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो ये वो चीज है, वो कहते हैं ना अगाध समुद्र है, आप कितना गहराई में उतर सकते हो आप देखो, आपके ऊपर है ना। तो बेस्ट है।
तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग अगर अब आप लोगों को नेक्स्ट की तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप सबके लिए तो नेक्स्ट सर जितने भी अब हमारे जूनियर वगैरह होंगे इनके लिए तो नेक्स्ट अब कंपलसरी रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और आई होप मेरे ख्याल से अब तो लॉन्ग टाइम तक ये कंपलसरी ही रहने वाला है, हटेगा बिल्कुल नहीं, रहने वाला है ना। तो आप लोगों को तो फर्स्ट ईयर से ही एक बार सर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए आगे और किस टाइम पे आपको नेक्स्ट की तैयारी शुरू करनी चाहिए या कैसे करके पढ़ना चाहिए सर। बिल्कुल। क्योंकि आधे बच्चों को तो आधे जूनियरों को यही नहीं पता होगा कि अब नेक्स्ट के लिए पढ़ना कैसे है। वो तो ये एक और भी चीज थी ना, पहले पीजी का एग्जाम होता था ना, तो पीजी के एग्जाम में क्या रहता था पहले कि जैसे मेन संहिता बेस हो गया चरक सूत्र का, अब वो चीज नहीं रही। अब जब से नीट आया ना, एक एग्जाम होने लगा, तब से उन्होंने क्या कर दिया कि आपका फर्स्ट ईयर संस्कृत का भी क्वेश्चन होगा और फाइनल ईयर रिसर्च का भी क्वेश्चन होगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि यार हम ये छोड़ दें, ये इससे नहीं क्वेश्चन आता है, रस शास्त्र नहीं आएगा, द्रव्य गुण नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो किंचित किंचित सब जगह से उठाएंगे। तो यानी मतलब आपको बेस शुरू से ही बना के चलना है, और शुरू से बना के चलना है तो नेक्स्ट में सही से ही कैंडिडेट अपीयर होंगे, वो लोग एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। देखो आप गहराई में जाएं, आप ये ना सोचें यार ये नेक्स्ट हमारे लिए एक और एग्जाम हो गया, हमारे लिए परेशानी हो गई। आप ये सोचें कि एलिजिबल कैंडिडेट निकल रहा है ना। सपोज करो अगर ऐसा नहीं था, जब नहीं था ऐसा, सब लोग निकल जा रहे थे, कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के 2-4 बार सप्ली सुपली लेके फिर निकल गया 5वें 6ठे मौके में, जैसे भी है ना, वो भी आपके साथ ही आ गया ना। बिल्कुल। आपने चलो मान लिया गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर लिया पीजी में, उसने प्राइवेट से कर ली, ठीक। सपोज आपने अच्छा गवर्नमेंट एनआईए निकाल लिया, मैंने कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज उठाया, उसमें 10-20 लाख रुपए दिए, जो आजकल अब नहीं होता है, अब वो कम हो गया बहुत, और नॉन अटेंडिंग वहां पे कर ली और अपना सेटअप भी चला रहा हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ, वही फीस में। ऐसा बच्चे किया करते थे, है ना। 3 साल बाद आपकी भी पीजी हो गई, ठीक। आपने किया गवर्नमेंट से, मैंने किया प्राइवेट से, बट पीजी तो सेम है ना। अब जा रहे हैं जॉब के लिए। अब जॉब में स्टार्टिंग में सपोज सबके लिए ऐसे गवर्नमेंट सीट्स तो नहीं पड़ी हैं खाली, पीजी भी कर लिया आपने तो ऐसा तो नहीं है सरकारी नौकरियां एकदम खाली पड़ी हैं। आपको पहले प्राइवेट से शुरू करना पड़ेगा, अगर अभी अवेलेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। तो प्राइवेट कॉलेज में आप जॉब के लिए जा रहे हो, मान लो सपोज आपका ही कॉलेज है, ठीक, आप और मैं दोनों सेम डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने गए हैं, है ना। आपने कहा मैंने तो भाई गवर्नमेंट से निकाला है, मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी जो है 80,000 है या 70,000 है, ठीक। सेकंड कैंडिडेट मैं हूं, उसने पूछा एक्सपेक्टेड कितनी है, और मेरा तो पहले ही मैंने सेटअप चला रखा है, ये है वो है, मैं तो पहले, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार तुम कुछ भी दे या नहीं भी है मेरा सेटअप, क्योंकि मुझे तो चाहिए, है ना। अब वो उनको प्राइवेट कॉलेज है तो आप बड़े अच्छे से जानते हो, उनको क्या चाहिए, उनको तो फैकल्टी दिखानी है, जितने कम में मिल जाए, जितने कम में मिल जाए, वो 40 में मिले 50 में मिले, वो साथ के साथ। तो मतलब ड्रॉबैक किसका हुआ, पढ़ने वाले व्यक्ति का ना। बिल्कुल। लॉस किसका हुआ, आपका हुआ। इसलिए मैं कई बार ये बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये ना सोचें कि ये नेक्स्ट आपके लिए इश्यू है, ये आपके लिए फायदा है ना। अगर आप पढ़ते हैं आयुर्वेद में या पढ़ना चाहते हैं तो फायदा है, तो उसको पॉजिटिव तरीके से लें, मैं तो यही कहूंगा। सर आप कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे करके बच्चे अपने जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं या हम सब मिलके एक आयुर्वेद को थोड़ा आगे और लेकर जाएं और अवेयरनेस कर पाए लोगों के बीच में, तो कैसे करके हम ये चीज कर सकते हैं? अवेयरनेस तो आयुर्वेदा में बहुत जरूरत है कि लोगों को अवेयर करना, कि एक समय में चाहता हूँ कि ऐसा आना चाहिए जब बच्चे का टारगेट हो कि मुझे +2 के बाद बीएमएस करना है ना। एक वो दिन होना चाहिए कि जिस दिन उनका ये टारगेट ना हो कि मुझे नीट की तैयारी इसके लिए करनी है, मुझे नीट की तैयारी बीएमएस के लिए, एक वो समय आना चाहिए। और वो समय आप अच्छे से जानते हैं, हर स्टूडेंट जानता है, हर व्यूअर जानता होगा जो ये देख रहा होगा, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर ने आयुर्वेद को ऐसा बना रखा है, पीछे हरी पत्ती दिखा के कुछ भी बेच रहे हैं। वो आयुर्वेदा नहीं है, खुद आयुर्वेदिक नहीं है ना। हर्बल के नाम से चाय बिक रही है, हर्बल के नाम से बिस्किट बिक। जब आपको ये पता है कि आज के समय हर्बल की और आयुर्वेदा के नाम पे, मतलब ये कह के कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें कुछ ये नहीं है, इसमें कुछ रिएक्टिव नहीं, जब इन सब पे इतना कुछ बिक रहा है तो आप तो खुद आयुर्वेदिक हो। बिल्कुल। फिर आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हो? लोग कहते हैं कि यार सोर्स ऑफ मनी कम है आयुर्वेदा में, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ है। ये तो बेस से लेकर एंड तक सब कुछ आयुर्वेदा है। तो मतलब मुझे नहीं लगता, तो मेरा तो क्लियर कट लोगों को या बच्चों को ये मैसेज रहता है कि सबसे पहले थोड़ा सा ना बेसिक बस सीख जाना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कब क्या खाना है, कब क्या देना है, कब कौन सी मेडिसिन यूज करानी है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, ये पहचाना, ये सब बेसिक जो परीक्षाएं हैं वो पता हो और आयुर्वेद के ऊपर युक्ति पता हो।
अप्लाइड आयुर्वेद सीखना बहुत जरूरी है आज के समय में। जिसको अप्लाइड आयुर्वेद पता है, खाली अगर आप सिर्फ रटते रहेंगे, आप सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं और अप्लाइड आपको आता नहीं। सपोज अप्लाइड के लिए अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, लोग कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा घी खाने से। कैसे बढ़ेगा, मुझे नहीं समझ में आता। भाई अगर जो व्यक्ति रोजमर्रा का अपना काम कर रहे है ना, आप उसको अब अगर मान लो प्रॉपर किसी की सीडेंटरी हैबिट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिर अदर निदान भी ले रहा है ना, विहारज भी हो गई वो तो उसके, है ना। लेकिन आप प्रॉपर आहारज निदान में आप घृत को कैसे काउंटर कर सकते हो कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा या वो मेद बढ़ाएगा, फैट बढ़ाएगा या कुछ करेगा? क्यों बढ़ाएगा? घृत को श्रेष्ठ अग्नि दीपक कहा गया है, श्रेष्ठ अग्नि दीपक। अब जो चीज अग्नि दीपन कर रही है वो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ाएगी? वो तो कोलेस्ट्रॉल तब बढ़ाएगी ना, अब आपने या तो उसका प्रयोग, मैंने आपसे कहा ना कि प्रयोग तो अगर आप जल का भी गलत करेंगे तो जल भी हानिकारक है। आप देखो, अच्छा आपने भी सुना होगा इन्फ्लुएंसर क्या कहते हैं, यूट्यूबर क्या कहते हैं, खूब पानी पियो, गर्मी आ गई है, दिन में 4-4, 5-5 लीटर पानी पियो। पागल हो, टैंकी बनानी है अपने पानी की शरीर को कि पानी पानी पिए। नो डाउट पानी पीना चाहिए आपको, डिहाइड्रेशन के उसमें अच्छा खासा पानी पीना चाहिए आपको, है ना। लेकिन पानी आपको ऐसे नहीं, आजकल ये जो मिल्टन का ट्रेंड बन गया ना, मिल्टन बोतल में भर के रख लेते हैं, सिप 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 सारा दिन पानी पी रहे हैं। ऐसे पानी पीने को नहीं कहा गया है, वो अति जलपान में चले जाओगे, आप अग्नि मानदेय होगा, खाना आप खा नहीं पाओगे गर्मी में, खाना नहीं खाओगे धातु पोषण नहीं होगा, ओज नहीं बनेगा, इम्यूनिटी नहीं बनेगा, काम करने को मन नहीं कर रहा है। एक जगह पड़े बीमार है हम तो, मन नहीं हो रहा है, लिथार्जी है, तंद्रा है, श्रम है, क्लम है, वो सब होना ही है, वो सब होना है शरीर में, क्योंकि आपका खाना ही छूट रखा है ना। इस समय पे अगर आप खा नहीं रहे हो सही से तो ऑब्वियस है, अब सिर्फ पानी पानी तो आपको ओज नहीं बनाएगा ना, बिल्कुल, है ना, कि आप सिर्फ पानी पानी। नो डाउट पानी जरूरी है, आप अच्छे से पिए, सुबह उठें आप दबा के 2 गिलास पानी पिए, देन थोड़ी देर में जब प्यास लग रही है आपको, प्रॉपर प्यास लगी हो, फिर 1-2 गिलास पानी। ये जो सारा दिन आप मुंह पे बोतल लगा के, वो छोटे बच्चे की तरह फीडर की तरह मुंह पे लगा रखी है, आप कुछ भी खा रहे हो फिर पानी पी रहे हो, आप पानी पानी पिए जा रहे हो, आप अग्नि को तो किसी समय काम करने ही नहीं दे रहे हो। बिल्कुल, अंदर भी तो एक ज्योति स्वरूप है ना, पाचक अग्नि, आप उस पर बार बार पानी पानी गिराए जा रहे हो, कब कब पाचन करेगी, है ना। तो मतलब ये छोटी सी बात है, कितनी छोटी बात है पानी के विषय में, है ना। बिल्कुल, मतलब आप हर चीज आयुर्वेद में पढ़ के देखें, उन्होंने सब बताया आयुर्वेद में क्या करना है, कैसे करना है। एक स्नान के बारे में पढ़ते हैं सपोज हम, है ना, कि स्नान करना चाहिए, तो आचार्यों ने कहा है कि आप पांव से स्नान करना शुरू करें। सबसे पहले पांव, जैसे पांव रात को भी धोने को कहा गया है, पाद प्रक्षालन वैसे ही अच्छा बताया गया है। तो वो कारण क्या है कि जैसी हमारी बॉडी को क्या है, अगर आप मॉडर्न के हिसाब से भी समझना चाहें ना, तो जैसे आप किसी, हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी के टच में आ रहा है, गर्मी में सर्दी में टच में आ रहा है, तो हमारे ब्रेन को मैसेज आता है ना। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। कब वो हाई एल्टीट्यूड पे वो चेंज कर देगा, है ना, जब आप एकदम से गर्मी में जाएंगे तो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब आप बहुत ज्यादा सडन कर देंगे तो फिर वो बेचारा गड़बड़ा जाता है और फीवर हो जाता है, जिससे हमें, है ना, मेन तो हाइपोथैलेमस का ही है, पायरोजेंस रिलीज वही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एलोपैथ, जो मैकेनिज्म ऑफ फीवर है। अब आप सीधा सिर पे पानी गिर दे रहे हो, आजकल फुहारे के नीचे ना रहे, दे सिर डालते हो, सीधा पसीने निकल रहे हैं, सिर में गर्मी हो रही है और सीधा एकदम से उसके नीचे गर्म तवे पे पानी छोड़ा जाता है ना, सेम दो निकलता है, आप सीधा हाइपोथैलेमस धो रहे हो। मतलब एक ट्रांसफार्मर है वो, है ना, आप सीधा उसी पे पानी दे मार रहे हो। तो मतलब सिर्फ आपको, मेरा सिर्फ बहुत जरूरी कहना है कि आप सिर्फ अनएक्नॉलेज्ड लोगों के संपर्क में कम आए, है ना, कि वो लोग जो जिनको बेसिक नहीं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिनको सिर्फ ज्ञान बांटना है, वो उनसे रेफरेंस पूछा जाए ना, रेफरेंस नहीं पता है किसी चीज का, कि मैं अगर ये घृत की बात कर रहा हूँ श्रेष्ठ है, तो कहाँ की बात है, वो चरक में कहा है, सुश्रुत में कहा है, उनको नॉलेज नहीं है, बस वो सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ भी सुन लिया, कहीं से भी सुन लिया, वही बना दे हैं, वही बना दे। अब यूजी वाले बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, आप कहते हो ना कि उनको, वो आयुर्वेद को इतना अच्छा नहीं समझते हैं, वो अंडररेटेड समझते हैं। उनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो आयुर्वेद संहिता से पढ़ते कहाँ हैं। वो मेन बेसिकली वो आयुर्वेद कैसे पढ़ रहे हैं। सपोज मैं कुमार वृत्ति में पीजी में, है ना, अब मैंने क्या किया, मुझे लगा यार पैसा कमाना है, एक कुमार वृत्ति की यूजी सिलेबस की एक बुक निकाल देता हूँ, ठीक। अब मैंने अपनी कुमार वृत्ति की एक बुक निकाल दी, जिसमें मैंने अपना ये थोड़ा सा अपना नवजात शिशु परिचर्या डाला, उसी का थोड़ा थोड़ा मॉडर्न पार्ट भी उठा के डाल दिया, इधर काश्यप से उठाया, इधर एक आध और बुक उठाई, और इधर मॉडर्न को एक आध उठाई, मिक्स बना के किताब बना दी, है ना। अब आप एक मेरी बुक पढ़ रहे हो, जो एक कॉलेज से जस्ट पीजी स्कॉलर है या पीजी कर चुका है ना। एक वो ऋषि काश्यप जी ने जो
आप तो पुरुष थे, है उन्होंने ना, लिखी है। एक उन्होंने लिखी है, उसको तो आपने आज तक हाथ ही नहीं लगाया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ 90% लोगों को ने काश्यप खोल के नहीं देख, खोलते हैं तो पता है कंपाइलेशन का कभी टॉपिक हो तो, अदरवाइज काश्यप को हाथ लगा के नहीं देखा होता पूरा, और पूरा कुमार विद्या पढ़ लिया होता उन्होंने। तो ये हमारे आयुर्वेद का ड्रॉबैक है ना। बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग में कोचिंग कराता हूँ ना, तो मेरा जैसे आयुर्वेद इतिहास शुरू होता है, तो मैं उनसे बच्चों से पूछता हूँ बताओ कि सबसे प्राचीन संहिता कौन सी है, तो मोस्टली कुछ जवाब दे भी देते हैं कि बोल देते हैं कि ब्रह्म संहिता है सबसे प्राचीन। तो मैं कई बार पूछता हूँ उनसे, मतलब देखिए, कहते हैं हाँ हाँ लाइब्रेरी में पढ़ी थी। उनके लिए ब्रह्म संहिता भी यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, क्यों कुछ भी बोलना है।